Assalamu alaikum. In this part of the video, I will discuss paper 1 to summer 2020. लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करूंगा। वीडियो को आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद तमाम पेपर्स की वीडियोस देख सकें, क्योंकि नेक्स्ट 20-30 डेज जो है मैंने ईयरली पेपर को सॉल्व करके अपलोड करना है। अच्छा जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। In 2017, the population of Egypt was 975 and 5 zeros. Write this population in standard form. You must to understand what's mean by standard form. In standard form, you need to write a decimal. You need to convert a number into a form where decimal should come after first non-zero digit. So right now decimal is at the last of the digit. आपने इसको मूव करना है after 9. 9 is the first non-zero digit. 9 is the first non-zero digit. आपने 9 के बाद डेसिमल को प्लेस करना है 9.75 इंटू, अब आपने पॉइंट को अगर मूव करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, चाहे आप पीछे की तरफ मूव करें या आगे की तरफ मूव करें। फिर पावर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये बात की बात है। सबसे पहले जब भी आप पॉइंट्स को मूव करोगे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर आप बैकवर्ड मूव करते हो तो जितने आप बैकवर्ड मूव करोगे उतना पावर प्लस में आएगा। 1 2 3 4 5 5 0, फिर 5, फिर 7, टोटल 7 डिजिट है तो +7। So this is the way to convert an ordinary number into an standard form. तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर आ गया 9.75 इंटू 10 पावर 7। ओके, क्योंकि आपने 7 डिजिट पीछे लेके गए 1 2 3 4 5 6 7, तो पावर +7। अगर 7 डिजिट आगे लेके जाते तो पावर विल बी -7। अच्छा जी, था ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन था। ये भी हर साल आता है क्वेश्चन, अपने ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ मैं कहूँ हर साल आती है तो इट मीन्स उस सवाल ने 90% आना है। ओके, देन बी पार्ट, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अब डेंसिटी के बारे में बताया उन्होंने कि डेंसिटी कैसे निकल रही है, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बता दिया डेंसिटी का, नंबर ऑफ पीपल पर मींस डिवाइडेड बाय स्क्वायर किलोमीटर। In 2017, the population of Indonesia was 2.62 into 10 power 8. Correct to three significant figure. The area of Indonesia is 2 multiplied 10 power 6 kilometer square. Correct to one significant figure. Calculate and estimated for the population density of Indonesia. अच्छा जी, population density के बारे में पहले बता दिया गया है कि number of people per square kilometer, number of people per स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉर्मूला बता दिया गया है कि नंबर ऑफ पीपल कितने थे 2017 में। द पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पीपल, इट्स 2.62 into 10 power 8 and the area square kilometer was per means upon 2 into 10 power 6। तो इसको आप डिवाइड करते हैं और फिर हम आंसर निकालते हैं क्या आता है। 2 1 जा 2 1 जा 0.23 जा 2 2 जा, तो इट्स 1.32। 10 पावर 8 और 10 पावर 6 डिवाइड हो रहे हैं तो 8 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा। आसान लफ्जों में 1.32 इंटू 10 स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। और ऐसा कुछ नहीं बोला कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है, तो और करके आप इसको 10 स्क्वायर है मतलब 100, 10 स्क्वायर मतलब 100, 1.32 को जब 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट आगे चले जाएगा, इट विल बी 132 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड की थी। आप लोग इसको अगर डिटेल में समझना है तो इनइक्वालिटीज की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, द शेडेड रीजन डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज। शेडेड रीजन जो है वो 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है। 3 इनइक्वालिटीज मतलब ये जो 3 लाइंस मेंशन है, नंबर 1, नंबर 2 and number 3, these are the 3 lines. These are called the 3 inequalities. When we are talking about the lines, exactly line, it means we are talking about the equation. But when we are talking about के line के shaded region की बात करें तो वो exactly line पर नहीं है, line के left पे है, right पे है, ऊपर है, नीचे है, तो ये कहलाती है inequality. Okay, so the first step is to form the equations and then convert the equation into an equality. Okay, अच्छा जी, सो पहले हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सबसे आसान इक्वेशन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो पहले हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये वर्टिकल इक्वेशन है। वर्टिकल इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a
ए इज द नंबर जहां से वो ए इज द कांस्टेंट नंबर जहां से ये लाइन पास हो रही है एक्स एक्सिस पे. सो इट्स पासिस फ्रॉम 5. तो इट्स इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 5. नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन मींस वाई इज इक्वल टू सी. व्हाट इज सी? सी इज अ कांस्टेंट नंबर. अगेन कांस्टेंट नंबर कौन सा? जो वाई एक्सिस को कट कर रहा है. So y axis को 3 कट कर रहा है. So its equation will be y is equals to 3. And number third line is a sloping line which is having a gradient, a rising line which is having a positive gradient, and its y intercept. तो पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन होती है y is equal to mx plus c. इसमें ग्रेडियंट भी पॉजिटिव है क्योंकि लाइन राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा. और c इज कॉल्ड द y इंटरसेप्ट. मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? वो पॉइंट y एक्सिस पे ये 1 पे कट कर रही है. तो हमें एक बात तो पता चल गई कि mx c की जगह आएगा 1. नाउ m निकालना है. ग्रेडियंट मालूम करने का फॉर्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. को लाइन पे मौजूद कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. मैं लाइन पे मौजूद बहुत सारे पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ. 1 0 0 1 सॉरी 1 2 2 3 3 4. देर आर सो मेनी पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन. ये पॉइंट ले सकते हैं 4 5 5 6 और 6 7. लाइन पे मौजूद कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं. जो दो पॉइंट्स होंगे वो एक x1 y1 होगा और एक x2 y2 होगा. तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे. मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ कि इस पॉइंट से कोई भी दो पॉइंट जो आपने लिए हैं उन तक राइज रन कितना है? 1 राइज है 1 रन है 1 राइज है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 राइज 1 रन. तो ग्रेडियंट विल बी 1 अपॉन 1. तो आप ग्रेडियंट की जगह लिखेंगे y इज इक्वल टू m की जगह 1 x प्लस 1. आप लोग चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो मुझे तीनों लाइंस की इक्वेशन मिल गई. अब इक्वेशन का करना क्या है जनाब? ये जो इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है इसको आपने इनइक्वालिटीज में तब्दील करना है. ये जो इक्वल्स टू का साइन आ रहा है इसमें इसको आपने क्या करना है? इसको आपने इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है. पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को y इज इक्वल टू 3 वाली जो लाइन है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ. y इज इक्वल टू 3. ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन. y इज इक्वल टू 3. दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 3. ओके. अब देखें शेडेड रीजन. ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैंने r से रिप्रेजेंट किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम r लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लिखा होता, लेकिन मैं डिस्क्राइब करता हूँ. अब ये जो r है, ये जो शेडेड रीजन है, ये इस लाइन से ऊपर है या नीचे है? आपने तमाम लाइंस में ऊपर और नीचे देखना है सिवाय वर्टिकल लाइन के. वर्टिकल लाइन में आपने लेफ्ट और राइट देखना होगा. अगर लाइन से ऊपर होगा तो ग्रेटर देन और लाइन से नीचे होगा तो लेसर देन. ठीक है. अगर वर्टिकल लाइन होगी तो लेफ्ट पे होगा तो लेसर देन और राइट पे होगा तो ग्रेटर देन. तो अभी आर जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, मतलब शेडेड रीजन जो इस लाइन से ऊपर है, जो हमने y इज इक्वल टू 3 की लाइन बनी हुई है उससे ऊपर है. तो इट मींस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. जहां पे फेस ओपन होगा मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू. y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. एक मार्क आपको मिल जाएगा इसका. देन दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5. ये x इज इक्वल टू 5. आपने इक्वल टू हटा के इनइक्वालिटी पुट करनी है. अब यहाँ पे x इक्वल टू 5 वर्टिकल लाइन, ये रही लाइन वर्टिकल लाइन. अब r जो है ये वर्टिकल लाइन है तो राइट और लेफ्ट चेक करना है. r जो है लाइन के लेफ्ट पे है या राइट पे है? अगर लाइन के लेफ्ट पे होगा तो लेसर देन, अगर लाइन के राइट पे होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो r इज towards the left of the scale, towards the left of the line, so it means x is lesser than or equal to 5. ये आ गई सेकंड इक्वेशन. अच्छा जी, थर्ड वन इज y इज इक्वल टू x प्लस 1. ग्रेडियंट 1 है और इंटरसेप्ट भी 1 है. अब r जो है इस लाइन के नीचे है ऊपर है, ये हमने देखना होगा. y इज इक्वल टू x प्लस 1. इक्वल्स टू हटा के आपने ये इक्वल्स टू हटा के आपने लेसर देन और इक्वल टू लगाना है. r जो है लाइन से नीचे नजर आ रहा है तो y इज लेसर देन और इक्वल टू x प्लस 1. तो इक्वल्स को हटा के हमने लेसर देन और इक्वल टू लगा दिया. तो ये इन इनइक्वालिटीज के मार्क्स होते हैं. ठीक है. अगर आप इक्वेशन बना देंगे तो यू विल नॉट सिक्योर द मार्क, यू विल नॉट गॉट द मार्क्स. तो आपने अगर मार्क्स लेने हैं तो यू नीड टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू एन इक्वालिटी, इन इनइक्वालिटी. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 इनइक्वालिटी बना दी हमने. एक है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एक है x इज लेसर देन और इक्वल टू 5, और एक है y इज लेसर देन और इक्वल टू x प्लस 1. तो इन तीन इनइक्वालिटी के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको. अच्छा जी. नाउ क्वेश्चन नंबर
16 सेट्स, सेट्स एंड वेन डायग्राम। सो सेट्स एंड वेन डायग्राम में आपके पास सबसे पहला मेंशन है Q is a proper subset of P. Q, दिस इज द सिंबल ऑफ C जो बना हुआ है, दैट इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ P, छोटा है P से, इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ इससे आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल P एक सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 और Q एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब है Q के सारे एलिमेंट P में मौजूद है और P में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो इन दिस केस Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P, Q छोटा है P से। सो अगर मैं इस वेन डायग्राम में इस Q को प्लेस करूंगा तो आई हैव टू पुट Q ओवर हेयर। इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि सर्कल Q जो है, सेट Q जो है वो छोटा है P से। इसका मतलब है Q के सारे एलिमेंट P में मौजूद है और P में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, मींस छोटा है P से। ओके, देन P and R does not have any common element. P intersection R is null set, empty set. This is a symbol of intersection. Intersection means common. इसमें बोल रहा है P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है, P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो सेट Q एंड R। Q तो आ गया अंदर क्योंकि Q जो है वो सेट P का प्रॉपर सबसेट है, ये क्वेश्चन में मेंशन है, और P और R में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो R क्या आएगा, R आएगा बाहर। अब ये सारी स्टेटमेंट प्रूव कर रहा है कि Q छोटा है P से और P और R में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कॉमन साइड नहीं आ रहा सर्किल का। ओके, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दी सेट्स इन वेन डायग्राम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। Here are first four terms of a number sequence. इसकी तरतीब आपके पास गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 3 2 स्क्वायर प्लस 8 3 स्क्वायर प्लस 13 4 स्क्वायर प्लस 18। इसी तरतीब से T5 क्या होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 square 2 square 3 square 4 square, then it must be 5 square, and there is a plus sign between the two numbers, plus, and second one is 3 8 13 18। तो 3 8 5 का डिफरेंस, 8 13 5 का डिफरेंस, 13 18 5 का डिफरेंस, तो अब आएगा प्लस 23। सो दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। तो आपने सिर्फ T5 बनाना है इसी पैटर्न से। सो 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 23 48। तो ये आपका T5 की पैटर्न बन गई। ठीक है, सो ये आपकी T5 हो गई। उसके बाद एक्सप्रेशन in term of n means you need to make a formula Tn, you need to make a formula in term of n। अच्छा जी, तो जब कभी भी इस तरह से आपके पास वर्टिकल लाइंस में आ रहे हो, बीच में प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लीकेशन हो, तो यू नीड टू चेक, जैसे मैंने तो वर्टिकल लाइन पे हाईलाइट किया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 8 13 18, दोनों ही लीनियर सीक्वेंस है, स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम स्क्वायर को कंसीडर ना करें, अगर हम ग्रीन वाली ग्रीन हाईलाइटेड को के स्क्वायर को कंसीडर ना करें, तो ये सिंपल 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5। तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होता है वो आसान तरीका बता रहा हूँ, एन का कॉफिशिएंट बन जाता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आसान तरीके से करना है। अच्छा 3 मार्क्स है, आप चाहें तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे मैं और बताता हूँ, इसमें सिंप्लीफाई भी होगा फिर। अच्छा जी, ये आ गया सिंपल एन, सब पे स्क्वायर है तो आप एन पे स्क्वायर लगा दो, इसकी जगह 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर है, तो आप क्या करो एन पे स्क्वायर लगा दो। तो फर्स्ट जो ग्रीन हाईलाइटेड है इसका फॉर्मूला बनेगा एन स्क्वायर। अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है गलत है, एन की जगह 1 पुट करें, 1 स्क्वायर आ जाएगा। 1 मतलब फर्स्ट टर्म, व्हेन आई रिप्लेस n by 1 इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म, व्हेन आई रिप्लेस n by 2 इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड टर्म। ठीक है, सो 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड टर्म में n की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 पुट करूंगा 3 स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। उसके बाद है 3 8 13 18 23। नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5, हर नंबर में 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। 3 और 8 में 5 का डिफरेंस, 8 और 13 में, 13 18 में, 23 में, 18 23 में 5 का डिफरेंस। तो तरीकेकार ये होता है कि अगर लीनियर सीक्वेंस हो तो फॉर्मूला आपके पास लीनियर सीक्वेंस का a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी है। a कहलाती है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, d कहलाता है कॉमन डिफरेंस, और आंसर देना है आपने इन टर्म ऑफ n। सो a विल रिप्लेस बाय
3 n माइनस 1, डिफरेंस इज ऑफ 5, कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 का है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5n, 5 वन ज़ा 5, तो आंसर आया 5n, 5 में से 3 गए, -5 + 3 -2। सो nth टर्म का फॉर्मूला बना आपके पास 5n -2, किस पैटर्न का? येलो वाली पैटर्न का। येलो वाला जो पैटर्न है इसका फॉर्मूला बना 5n -2, 5n -2। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन tn जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, n² + 5n -2। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 3, 8, 13, 18, 23, तो इसमें डिफरेंस अगर कॉमन है तो चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस कितने का है। कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव हो 8 - 3 5, 13 - 8 5, 5, 23 - 18 5, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, जो भी डिफरेंस है, इसका शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, जो भी डिफरेंस है कॉमन वो आपने n का कोफिशिएंट पे लगाना है, 5n। नाउ n की जगह 1 पुट करें तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, 5 वन ज़ा 5, n की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 1, आई मस्ट गेट 3। व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू 2, आई मस्ट गेट 8। तो मैं n की जगह 1 पुट करके चेक करता हूं क्या आ रहा है, 5 वन ज़ा 5, तो 5 आ रहा, आना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 5 में से क्या माइनस करूं, 3 आए, इट विल बी 2। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं मुझे चेक करना है कि मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ इनकी जगह 2, 5 2 10, 10 - 2, सेकंड टर्म इज 8। अगर मैं इनकी जगह 3 रिप्लेस करता हूँ, थर्ड टर्म आना चाहिए, 5 3 15, 15 - 2, 15 - 2 13। अगर n की जगह 4 पुट करता हूँ तो 18 आना चाहिए, 5 4 20, 20 - 2 18। अगर मैं इनकी जगह 5 पुट करता हूँ 23 आना चाहिए, 5 5 25, 25 - 2 23। ओके, सो दिस इज द वे टू मेक एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ n पैटर्न टॉपिक। ओके, सो हमारे पास ये आंसर आ गया, n² + 5n -2। नाउ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो हिस्सा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, क्वेश्चन देखते हैं बाद में, और ये रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है, या डी एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो देखते हैं हम। क्वेश्चन में गिवन है डी एक्सेलरेशन ऑफ अ कार बिटवीन T40 एंड T200। मतलब ये जो साइड है T40 140 और T200, ये जो डी एक्सेलरेशन है इसका गिवन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट। एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट से। अगर रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है नेगेटिव ग्रेडियंट। तो आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट गिवन है 0.2। अगर आपने इसको ग्रेडियंट के फॉर्मूले से करना है तो यू नीड टू पुट -0.2। अगर हम इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कह रहे हैं तो उसके नाम से जाहिर है इट्स फॉलिंग एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, और डी एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं। ओके, अच्छा जी, नाउ यू नीड टू टेक 2 पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द लाइन। ग्रेडियंट कैसे मालूम करते हैं हम, 2 पॉइंट लेते हैं, हमने इनइक्वालिटी में ही पढ़ा था हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट। कोई भी 2 पॉइंट लो, 140 पे एक पॉइंट में लेता हूँ, 140 पे v, क्योंकि मुझे v मालूम करना है, 140 पे v, और दूसरा पॉइंट में लेता हूँ ये 200 पे 0। सो दीज आर द 2 पॉइंट, 140 एंड v, 200 एंड 0। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें से the first one is called x1 y1 and the second one is called x2 y2। आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ग्रेडियंट है -0.2, y2 0, y1 v, x2 200, x1 140। तो इट्स आंसर विल बी -0.2 इज इक्वल टू -v अपॉन 60, माइनस माइनस कैंसिल, 0.2 इंटू 60 इज इक्वल टू v, 0.2 मतलब 2 upon 10, 10 6 6 2 12, so the value of v is 12। ओके, 0.2 इंटू 60 था, फिर से समझा देता हूँ, 0.2 इंटू 60 था, पॉइंट हटाया, नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद डिजिट है तो एक 0 लगा दिया, तो 2 अपॉन 10 हो गया इंटू 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 2 12। So this is the way to find out the value of unknown when acceleration or retardation or deceleration are given to you in the question। अच्छा जी, the value of v is 12।
Now second part is the car travels a total 1800 meter. A car travel total of 1800 मीटर इन द 200 सेकेंड्स. ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया वो है 1800 मीटर. नाउ डिस्टेंस हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर दी ग्राफ. एरिया अंडर दी ग्राफ जो भी आपके पास लाइंस बनी हुई हैं उसके अंदर का एरिया निकाल लें, यू विल गेट दी टोटल डिस्टेंस. ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एरिया अंडर दी ग्राफ को. अच्छा जी, अब अंडर दी ग्राफ कौन कौन सा एरिया आ रहा है? मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ. ये पूरा एरिया है ट्राइंगल. अगर आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पूरी को एक शेप बना के भी कर सकते हैं. जो पूरी शेप बन रही है, ये शेप बन रही है फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक पेयर पैरेलल है, तो ये शेप बन रही है ट्रेपीजियम. ये शेप क्या बन रही है? ट्रेपीजियम, जिसके अंदर आपका जो P1 है और P2 है, पैरेलल साइड जो है वो ये दो हैं. इसको P1 का नाम दे देता हूँ, इसको P2 का नाम दे देता हूँ. दीज आर कॉल्ड द पैरेलल साइड. और जो डिस्टेंस हाइट होती है वो क्या होता है? इन दोनों के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो हाइट होता है. तो हाइट क्या आ रही है इसकी? 12. हाइट हमने v की वैल्यू निकाली थी 12 थी, वो इसमें यूज होगी. अब P1 क्या है? P1 है, मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ P1 को ताकि नजर आए. P1 है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मींस t की वैल्यू और 140 माइनस t. तो क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है, t फाइंड आउट करना है, तो t कैसे निकलेगा? हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे t है और यहाँ पे 140 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास P1 होगा. P1 हमारे पास आया, मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 140 माइनस t. और P2 जो है हमारे पास वो है, उसको भी मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ, 0 से लेके 200 तक. तो P2 हमारे पास आया 200. और हाइट हमारे पास है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस P1 और P2 के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 12. तो हाइट हमारे पास आई 12 और डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1800 मीटर. ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया पहले कि ये शेप ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ट्रेपीजियम में जो कंडीशन होती है, जो फॉर्मूले में ट्रेपीजियम के फॉर्मूले में यूज होते हैं, वह टर्म्स 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, वो सारे साइड हमने निकाल लिया. हाइट भी निकाल लिया, एरिया हमें गिवन था, P1 P2 भी निकाल लिया. एरिया विल रिप्लेस बाय डिस्टेंस विच इज 1800, 1/2. हाइट हमारे पास 12 है और P1 है हमारे पास 140 माइनस t एंड P2 है हमारे पास 200. सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, 2 1 जा 2 6 जा 1800, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 200 प्लस 140 340 माइनस टी. 6 1 जा 6 3 जा 18 20. 300 इज इक्वल टू 340 माइनस टी यहाँ के इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस टी हो जाएगा. प्लस 300 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 300 हो जाएगा. सो 340 में से 300 गए तो t आया हमारे पास 40. So the value of t is 40. So इसको देखें, this is the way to find out the unknown. मैंने gradient के थ्रू भी unknown निकाला और distance के थ्रू भी unknown निकाला. इसके 3 मार्क्स थे. तो होप कि आपको समझ में आया होगा. अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें यही शेप आए, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेपीजियम आता है, लेकिन आपके पास मे बी ट्राइंगल आ जाए सिर्फ, मे बी रेक्टेंगल आ जाए सिर्फ, तो कुछ भी हो सकता है. तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 अबाउट वेक्टर्स. वेक्टर्स का टॉपिक की वीडियो अपलोडेड है, तो आप चाहो तो उसकी वीडियो पहले देखें, उसके बाद फिर कमेंट करें, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें. अच्छा जी, वेक्टर P एंड Q आर शोन बिलो. आपके पास वेक्टर ड्रॉ हुआ है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर इन कॉलम फॉर्म. ठीक है, तो वेक्टर P जो है आपके पास वो इक्वल है, वेक्टर P जो है इसके अंदर कितना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और कितना वर्टिकल मूवमेंट है वो हम चेक करते हैं. यहाँ से यहाँ तक, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है 2, ऊपर x की जगह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आती है और y की जगह वर्टिकल मूवमेंट आती है. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है 2 राइट मीन्स +2 एंड 1 अप मीन्स +1. So this is the column vector P, 2 right and 1 up. इसी तरह से कॉलम वेक्टर Q निकालेंगे हम. कॉलम वेक्टर Q यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी राइट, कितनी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है? 1 राइट, यहाँ से यहाँ तक 1 राइट
plus 1 and 1 2 3 3 down and minus 3. This is column vector q. तो हमें p की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू भी मिल गई. अब एग्जामिनर बोला है 3p मालूम करें. So what you need to do, p, replace p by the vector 2 1. When you multiply 3 by the vector, this is called scalar multiplication by a vector. 3 2 is 6, 3 1 is 3. तो आंसर आया 6 और 3. तो मैं p वेक्टर बनाता हूँ 6 और 3. फॉर एग्जांपल 3p 6 और 3 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. 6 मतलब 6 राइट प्लस 6 मतलब 6 राइट. ये x को रिप्रेजेंट करता है अपर वन x को रिप्रेजेंट करता है एंड लोअर वन y को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो जो ग्रीन वन है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है. अगर प्लस में होगा तो राइट, अगर माइनस में होगा तो लेफ्ट. येलो वन जो है वो वर्टिकल मूवमेंट है, वाई की मूवमेंट है. अगर प्लस में होगा तो अप और माइनस में होगा तो डाउन. तो पहले हम राइट मूवमेंट जाते हैं. 6 राइट एंड 3 3 3 अप. ओके, प्लस 3 था. सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3. मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 राइट मूव किया है और 3 अप. जरूरी नहीं मैंने जहां बनाया आप भी यहीं बनाया, आप कहीं और भी बना सकते हैं. आपने बस ये वेक्टर बनाना है. ठीक है. यू नीड टू ड्रॉ द वेक्टर 3p. ओके. तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. स्केल से ज्वाइन करना है आपने. फिर ये आपके पास वेक्टर आ गया 3p. ओके. तो इसके डायरेक्शन देख लें. 1 1 2 3 4 5 6. 6 राइट हो गया. 1 2 3 3 अप. तो 6 और 3 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 6 है, वर्टिकल मूवमेंट 3 है. इसी तरह से आपने q माइनस पी वैक्टर बनाना है. q माइनस पी पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ. q की जगह q की वैल्यू है 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस p. p की जगह p की वैल्यू है 2 1 2 1. तो q माइनस पी का आंसर आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4. तो इसका आंसर आया -1 एंड -4. -1 एंड -4. 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4. तो -1 एंड -4 मैं यहाँ से बना लेता हूँ. -1 मतलब 1 लेफ्ट, -4 मतलब 4 डाउन. ठीक है. सो ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया. यहाँ से 1 लेफ्ट, ये 1 लेफ्ट हो गया. 4 डाउन, 1 2 3 4. ये आ गया मुझे मेरे पास पॉइंट. मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ. सो ये जो वेक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, q माइनस ये जो वेक्टर बनेगा क्या बनेगा, q माइनस p. ओके. सो 1 लेफ्ट 4 डाउन और जो पहला वाला वेक्टर था वो था 3p. उसका आंसर था 6 राइट 3 अप. ओके. तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था. आप लोगों को बेसिक चीज़ें ये आनी चाहिए. अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 20. अ प्लेन ऑफ अ हाउस is drawn a scale of 1:50. A plane of a house is drawn means 1 अगर ओरिजिनल है, 1 अगर स्केल प्लान में है तो 50 उसका ओरिजिनल है. ये इसका स्केल गिवन है. ठीक है. अगर 50 ओरिजिनल है तो प्लेन में कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट हो रहा है. बोला ऑन द प्लेन द फ्लोर एरिया ऑफ द किचन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, एक और बात ये ध्यान में रखिएगा. व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लान एंड द ओरिजिनल, सो इट मींस दे आर सिमिलर. जैसे आप लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाते हैं तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट जब कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो उसका मैप बना होता है ऑफिस के अंदर. तो वो जो मैप होता है दैट मैप इज सिमिलर टू ओरिजिनल प्रोजेक्ट. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द सिमिलैरिटी. ओके. तो ये यहाँ पे सिमिलैरिटी की कंडीशन लगेगी. ओके. सो आपके पास किचन का प्लेन का एरिया आपको पता है. आपको ओरिजिनल एरिया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रियल किचन. ओरिजिनल एरिया आपको मालूम करना है. अच्छा जी. अब सिमिलैरिटी में एरिया निकालने का फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर. अच्छा जी. आपको ओरिजिनल का मालूम करना है तो आपने ओरिजिनल को ऊपर रखा. ये मालूम करना है, ये अननोन है. ठीक है. तो ओरिजिनल की लेंथ भी ऊपर आएगी. माने 1 ओरिजिनल था और ये 50 ओरिजिनल था और मैप में क्या था
1, जो ओरिजिनल 50 था वो मैप में 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, एरिया, ये दोनों मैंने ओरिजिनल की लिखी है, एरिया ऑफ ओरिजिनल और लेंथ ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। आपका जो मैप के अंदर एरिया है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो किचन के अंदर उसका एरिया है वो है, और जो लेंथ है उसकी वो है 1। फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अच्छा जी, देखो 1:50 है। 1 आपका मैप में, अगर मैप छोटा होता है, अगर 1 मैप के अंदर है तो ओरिजिनल उसका 50 है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 50 सेंटीमीटर है तो मैप के अंदर वो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये इसका रेशियो बना दिया, ठीक है। अच्छा जी, सो अगर किचन मैप के अंदर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो रियल में कितना होगा मीटर स्क्वायर में? आंसर बोला मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में कितना होगा वो आपने मालूम करना है। ओके, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। आपको ओरिजिनल मालूम करना है तो ओरिजिनल को मैंने ऊपर रख दिया, और जो मैप के अंदर है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप ओरिजिनल ऊपर रखोगे तो यहाँ पे लेंथ भी ओरिजिनल की आएगी, माने न्यूमरेटर में अगर ओरिजिनल रखोगे एरिया के अंदर तो लेंथ में भी ओरिजिनल लेंथ ऊपर आएगी। इसी तरह से अगर आप लोग मैप का एरिया नीचे रखा तो मैप की लेंथ नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आपने रेशियो बनाते हुए ख्याल रखना है। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 50, 30 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास एरिया आ जाएगा 5 5 25, 25 3 75, और 3 जीरो है, 3 जीरो हमने लगा दिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास किचन का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था। किचन का एरिया किस में गिवन था हमारे पास? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये रहा। ओके, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको अगर यहाँ छोड़ोगे तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। आपसे एग्जामिनर ने रिक्वायर्ड किया है स्क्वायर मीटर में, मतलब मीटर स्क्वायर में आपने आंसर देना है। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो अगर आपको स्क्वायर की कन्वर्जन करनी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब आप सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में जाओगे तो आपने क्या करना होगा, इसको 10,000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। छोटे से जब आप बड़े में जाते हो तो आपने डिवाइड करना होता है, और इसी तरह से अगर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आंसर विल बी 7.5 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर, मीटर स्क्वायर में 7.5। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा जी, ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ये भी हर साल ऑलमोस्ट आता है इसी तरह का क्वेश्चन, रेशो वाला और सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। आगे आपके पास है इंडाइसिस का क्वेश्चन। अच्छा, ये बच्चे मिस्टेक बड़ी करते हैं, पावर अगर माइनस में होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपने अगर आप माइनस से घबराते हैं तो इसको प्लस में कर लें। जब आप होल पावर का साइन चेंज करेंगे तो आपने बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। एक्स पावर 5 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, और 2x स्क्वायर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। तो पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देना है। अब इसको ओपन कर दें, सिंगल टर्म में डायरेक्टली ओपन होगा, 5 इंटू 3, और 2 पे पावर कुछ भी नहीं है 1 है, 2 पावर 3 और 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x पावर 15 अपॉन में 2 क्यूब 8, x पावर 2 3 ज़ा 6। अब बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है, 15 माइनस 6 अपॉन 8, सो 15 माइनस 6 विल बी x पावर 9 अपॉन 8। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इंडाइसिस का 2 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा जी, फंक्शन का क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है, इसको बिल्कुल पढ़ लें। अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है तो वो भी एटलीस्ट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं वो ज़रूर पढ़ लें, ताकि वो पासिंग क्राइटेरिया को पूरा कर सके। अच्छा जी, जब भी इन्वर्स मालूम करना होता है तो सिंपल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, होता है बेसिकली एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है वाई, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आपको इन्वर्स मालूम करना होता है तो आपने इसको रेसिप्रोकल करना होता है, एक्स वाई की जगह क्या करना है, आपने वाई एक्स करना है। ओके, दिस इज द बेसिक, बिल्कुल आसान है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को पहले आपने रिप्रेजेंट करना है वाई से, वाई इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 4x। ये सिंपल आपने पहले एफ ऑफ एक्स से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है y से। एफ ऑफ एक्स और y एक ही बात होती है, ठीक है।
नाउ द फर्स्ट स्टेप इज स्वैप एक्स एंड वाई, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स कर दो, स्वैप कर दो एक्स एंड वाई, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्वैप एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को क्या करो, स्वैप कर दो। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को एक्सचेंज करने के बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मेक वाई दी सब्जेक्ट। जब आप y को सब्जेक्ट बना लोगे अब तो ये इन्वर्स हो जाएगा, बस इतना सा, इतनी आसान सी बात है। -4y इक्वल्स टू के इधर आके +4y हो गया, इट वाज +x, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 - x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो गया, ये आ गया आपके पास इन्वर्स फंक्शन। ओके, द इन्वर्स फंक्शन इज 12 - x अपॉन 4, ये 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल गए। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्वैप एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को स्वैप करो, और सेकंड स्टेप क्या है, वाई को सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इनवर्स फंक्शन। देन सेकंड वन इज g ऑफ x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6, फाइंड, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है टू फाइंड अननोन। अब इसके अंदर अननोन है, वो फाइंड आउट करना, अननोन क्या है, वो है x। g ऑफ x की इक्वेशन थी हमारे पास, g ऑफ x की इक्वेशन थी हमारे पास 5 3 ज़ा 15x, 5 3 ज़ा 15x, 5 2 ज़ा 10 अपॉन में x। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला कि g ऑफ x जो है वो 6 के इक्वल है, तो g ऑफ x हटा के इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू 15x माइनस 10 अपॉन x। ओके, नाउ x इज डिवाइडिंग ओवर हियर, इट विल बी मल्टीप्लाई, 6x इज इक्वल टू 15x माइनस 10, माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो गया, इज इक्वल टू 15x प्लस 6x, आफ्टर चेंजिंग इट्स पोजीशन बिकम माइनस 6x, 10 इज इक्वल टू 15x में 6x गए 9x, 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, सो x की वैल्यू आई 10 अपॉन 9। ओके, नाउ और इसको अगर आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 होल 1 अपॉन 9 भी आप लोग इसको कर सकते हो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नाउ एक्सप्रेस इज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल आता है और बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। इसमें क्या करना होता है आपने, यू नीड टू राइट डिनोमिनेटर्स टुगेदर इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, 2x माइनस 1 और x प्लस 4 दोनों को साथ लिख दिया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने इसको पहले एक साथ लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जब ये यूनिवर्सल मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप हर जगह पे फॉलो कर सकते हैं, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, आप इसको फॉलो, इसको यूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने दोनों की वैल्यूज को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म आपने डिनोमिनेटर में रख दिया, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 2x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई इट, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 4 20, -3 इंटू 2x -6x, -3 इंटू -1 +3। अब डिनोमिनेटर में एग्जामिनर दोनों ऑप्शन आपको देता है, आप इसको इसी तरह से छोड़ भी सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5x माइनस 6x लाइक टर्म से ये बचेगा -1x, और 20 + 3 लाइक टर्म से ये हो जाएगा 23 अपॉन में 2x माइनस 1 और x प्लस 4। तो आप अगर यहाँ तक आंसर छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा, और एग्जामिनर और करके आपका डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर सकते हो आप लोग, और करके इस तरह से भी आंसर दे सकते हो, 2x² 8x माइनस 1x, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सिंपल, -4 -x प्लस 23 अपॉन 2x² प्लस 7x माइनस 4। तो दोनों कंडीशन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला, तो एग्जामिनर और करके दोनों आंसर्स को हाईलाइट करता है, तो दोनों कंडीशन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, P is the point h, 7, P lies on the line, the equation of line is 3y plus 2x is equals to 5। सो कोई भी पॉइंट अगर लाइन पर मौजूद हो तो वो लाइन का x और y होता है, वो लाइन के वेरिएबल्स होते हैं। ओके, अगर लाइन एक्स वाई की फॉर्म में है तो वो पॉइंट लाइन का एक्स वाई है, अगर पॉइंट लाइन ए बी की फॉर्म में है तो वो पॉइंट लाइन का ए बी है, अगर लाइन
किसी और फॉर्म में है, माने एल एम की फॉर्म में है, तो वो जो दो पॉइंट्स है वो एल और एम होंगे लाइन के। अभी इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में है, तो आपका जो पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है, पी इज द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, तो आपका जो पॉइंट है ये इक्वेशन के एक्स और वाई हैं, तो आप एक्स की जगह एच और वाई की जगह 7 पुट करेंगे, वाई की जगह 7, वाई की जगह 7 और एक्स की जगह एच। 2h इज इक्वल टू 5। अब h की वैल्यू निकाल लो, 3 7 21 प्लस 2h इज इक्वल टू 5। 2h इज इक्वल टू 5, 21 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया। h इज इक्वल टू 21 में से 5 जाएंगे, 16 बचेंगे, बड़ी वैल्यू 21 है, माइनस की है तो माइनस 16 अपॉन 2, सो h की वैल्यू आई -8। h इज इक्वल टू -8। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका 2 मार्क्स का। लाइन L, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 एंड पासिस थ्रू P। अब लाइन L जो है वो क्या है, मैं आपको इसकी ऐसे एक जनरल एग्जांपल देता हूं। अच्छा जी, तो ये लाइन है आपके पास 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5, ठीक है। लाइन L जो है, लाइन L जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये जो लाइन रेड वाली बनाई है वो ये है जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो ब्लैक लाइन बनाई है ये परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में, ये लाइन L है, दिस इज लाइन L विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन इक्वेशन। ओके, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनमें अननोन लाइन का ग्रेडियंट मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। If two lines are perpendicular, then you need to write that their gradient product of their gradient is equals to -1. If two lines are perpendicular, then product of their gradient